एक गांव था, सूर्यगढ़। इस गांव के किनारे एक पुराना और गहरा तालाब था। लोग कहते थे कि उस तालाब के पास शाम होने के बाद कोई नहीं जाता और न ही उसके पास खड़े पुराने पेड़ के पास कोई रुकता था। गांव वालों के बीच अजीब सी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन फिर भी एक दिन गांव की तीन सहेलियां मीरा, काव्या और रिया मस्ती करते हुए उस तालाब के किनारे पहुंच गईं। तीनों हंस रही थीं, बातें कर रही थीं। तभी रिया की नजर उस बड़े पेड़ पर पड़ती है और बिना सोचे समझे वो पेड़ पर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर रिया उत्साहित होकर नीचे देखती है और कहती है, अरे मीरा, तुम नीचे क्या कर रही हो? ऊपर आओ ना। देखो, यहां से कितनी खूबसूरत वादियां दिख रही हैं। इतना सुंदर नजारा है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। नीचे बैठी मीरा थोड़ी घबराकर कहती है, अरे रिया, नीचे आ जाओ, ऊपर मत खड़ी हो, गिर गई ना तो चोट लग जाएगी। लेकिन रिया जिद से कहती है, ना ना, मैं नहीं आने वाली, यहाँ का व्यू ही कुछ और है। तब काव्या हल्का सा नाराज होकर बोलती है, रिया, तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनती? हम तीनों यहाँ साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं और तुम बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ी हो। नीचे आ जाओ। रिया हंसकर कहती है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, तुम लोग बैठो और बातें करो। मीरा और काव्या नीचे बैठकर बातें करती रहती हैं और रिया पेड़ पर ही खड़ी आसपास देखकर एंजॉय करती रहती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक दूर से एक आदमी भागते हुए उनकी तरफ आता है। वो था गांव का एक बुजुर्ग, भोला काका। वो हांफते हुए चिल्लाता है, अरे तुम तीनों यहां क्या कर रही हो? वो भी तालाब के किनारे। जल्दी यहां से चली जाओ। तीनों लड़कियां हैरान होकर उसे देखती हैं। भोला काका घबराहट में आगे बोलता है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? शाम होने वाली है और शाम के बाद कोई भी इस तालाब के पास नहीं रुकता और न ही इस पेड़ के पास। जल्दी घर जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। मीरा पूछती है, क्या हुआ काका? आप इतना डर क्यों रहे हो? भोला काका बस इतना कहता है, मैं क्या समझाऊं बिटिया, बस मेरी बात मान लो, यहां से चली जाओ। और वो बिना रुके वहां से भाग जाता है। काव्या धीरे से कहती है, ये काका को क्या हो गया? इतना डर क्यों गया? जैसे यहां कोई भूत हो। मीरा सोचकर कहती है, देखो, अगर काका ने मना किया है तो जरूर कोई बात होगी, हमें यहां से चलना चाहिए। रिया थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, ठीक है, अगर तुम दोनों कह रही हो तो चलो। रिया धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरती है और तीनों वहां से चल पड़ती हैं। मीरा और काव्या आगे चल रही होती हैं और रिया उनके पीछे। लेकिन जैसे ही रिया थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रिया हल्की सी घबराहट में कहती है, मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे आ रहा है। वो अचानक मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यह क्या? कोई नहीं है? फिर यह एहसास कैसा था? दूर से काव्या चिल्लाती है, रिया जल्दी आओ, हम कितना आगे आ गए हैं। मीरा मजाक में कहती है, लगता है रिया को भूत दिख गया। काव्या हंसकर बोलती है, अरे छोड़ो, भूत भूत कुछ नहीं होता, चलो घर चलते हैं। और तीनों हंसते खेलते घर लौट जाती हैं। लेकिन रिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उस दिन वो अकेली वापस नहीं आई थी। उस दिन के बाद तीनों सहेलियां अपने अपने घर लौट गई थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रिया के अंदर कहीं न कहीं अजीब सी बेचैनी रह गई थी। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। गांव सूर्यगढ़ में सन्नाटा छा गया और रिया अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, अचानक छन 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 घुंघरू की हल्की सी आवाज कमरे में गूंजने लगी। रिया ने आंखें खोली। वो घबराकर उठकर बैठ गई। देखो, कौन है वहां? उसका दिल तेज धड़क रहा था। कोई तो था, मुझे महसूस हो रहा है, कोई मेरे पास खड़ा था। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था।
डर के साथ उसने धीरे से कहा, कौन है? सामने आओ, मुझे डराओ मत। कोई जवाब नहीं आया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। रिया ने अपने आप को संभालते हुए कहा, शायद मेरा वहम है, मुझे सो जाना चाहिए। वो दोबारा लेट गई, आंखें बंद की, लेकिन तभी अचानक एक ठंडी सी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसी पल एक सफेद सा साया धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर समा गया। रिया झटके से उठ बैठी। यह क्या? कौन है? कौन मेरे अंदर है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी एक धीमी लेकिन साफ आवाज उसके अंदर से आई, डरो मत। रिया ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज ने जवाब दिया, मैं आरोही हूं। रिया का डर और बढ़ गया। तुम मेरे अंदर कैसे? तुम चाहती क्या हो? आरोही की आवाज में दर्द था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस इंसाफ चाहती हूं। मरने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला, मेरी कहानी अधूरी रह गई। मैं चाहती हूं कि जो मेरे साथ हुआ उसका सच सबके सामने आए। रिया का डर धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, मुझे पहले डर लग रहा था, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अगर मेरे बस में हुआ तो। जैसे ही रिया ने यह कहा, अचानक पूरे कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और उस रोशनी के बीच एक लड़की सफेद कपड़ों में सामने आई। वो थी आरोही। उसका चेहरा उदास था, आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। आरोही धीरे से बोली, मैं कई महीनों से उस पेड़ पर इंतजार कर रही थी। कोई तो आए जो मेरी बात समझ सके, मेरी मदद कर सके। रिया ने धीरे से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारी मौत कैसे हुई? आरोही कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे पुरानी यादें उसे तोड़ रही हों। फिर उसने धीरे से कहा, यह बात आज से 7 महीने पहले की है, जब मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था, और यहीं से शुरू होती है आरोही की जिंदगी की वो कहानी जहां से उसका दर्द शुरू हुआ। आरोही ने धीरे से अपनी कहानी शुरू की। यह बात 7 महीने पहले की है, जब मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। सूर्यगढ़ गांव के एक बड़े घर में आरोही की शादी हुई थी। घर में सब कुछ देखने में ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ उतना भी आसान नहीं था। आरोही अक्सर चुप रहती, डरी हुई सी, सहमी हुई सी। एक दिन मैं रसोई के कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसकी सास शारदा देवी वहां आई। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? आरोही ने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही मन घबरा रहा था। शारदा देवी ने उसे समझाते हुए कहा, यह नया घर है, नया परिवार है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस तरह रोना ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ जैसी हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आरोही धीरे से बोली, माँ जी, मुझे डर लगता है, पता नहीं दीदी कब किस बात पर नाराज हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की, लेकिन मुझसे हमेशा कोई न कोई गलती हो जाती है। शारदा देवी ने उसका हौसला बढ़ाया, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वो वहां से चली गई। आरोही ने खुद को संभाला और घर के काम में लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद घर की बड़ी बहू अलका वहां आई और गुस्से में बोली, आरोही, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के दरवाजे पर कोई भी कुछ मांगने आए तो देना मत। मेरी पड़ोस वाली औरत, उसके तीन बच्चे हैं और तुमने उसे इतना सारा अनाज दे दिया। तुम घर बर्बाद करने आई हो क्या? आरोही घबरा गई। वो धीरे से बोली,
मैं बस मदद कर रही थी, अलका ने तेज आवाज में कहा। आइंदा मेरी इजाजत के बिना किसी को कुछ दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। आरोही चुप हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि गरीब की मदद करने पर भी उसे डांट पड़ेगी, और ऐसे ही दिन बीतने लगे। दूसरी तरफ अलका अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। बस अब बहुत हो गया। मैं इस गरीब घर की लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगी। अगर मैंने अपनी पसंद की लड़की से अपने देवर की शादी करवाई होती तो आज पूरे घर पर मेरा राज होता। अब मैं इसकी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगी कि यह खुद ही यह घर छोड़कर भाग जाएगी। थोड़ी देर बाद घर का छोटा बेटा रोहन वहां आता है। अलका उसे देखकर मीठी आवाज में कहती है, अरे देवर जी, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या आरोही आपका ध्यान नहीं रखती? रोहन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, नहीं भाभी, वो मेरा ख्याल तो रखती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमेशा डरी हुई सी रहती है। आप तो उसके साथ रहती हो, आपको पता होगा ना वो इतनी चुप क्यों रहती है। अलका थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। रोहन हैरान हो जाता है। क्या? अलका आगे बोलती है, हाँ, वो कहती है कि तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए। इस बात पर वो रोज रोती भी है, लेकिन तुम उससे कुछ मत कहना, वो बच्ची है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रोहन के मन में शक पैदा हो जाता है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे पसंद नहीं करती। उसके दिल में गुस्सा भरने लगता है, और वहीं से आरोही के दर्द का असली सिलसिला शुरू हो जाता है। आरोही की कहानी सुनाते हुए उसकी आवाज और भी भारी हो गई। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अलका ने रोहन के मन में शक और गुस्सा भर दिया था, और अब हर छोटी बात पर रोहन को आरोही गलत लगने लगी। दिन बीतते गए और अलका हर रोज धीरे धीरे रोहन के कान भरती रही, जिसकी वजह से आरोही को रोज नए ताने और तकलीफ मिलने लगी। एक दिन जैसे ही रोहन घर आया, अलका गुस्से में उसके पास आई। देखो रोहन, अब बस बहुत हो गया, मैं आरोही को और नहीं समझा सकती। रोहन ने पूछा, क्या हुआ भाभी? अलका ने झूठी कहानी बनाते हुए कहा, आज वो मोहल्ला की एक औरत से बात कर रही थी जो हमारे घर की बुराई करती रहती है। मैंने उसे रोका तो वो मुझसे उल्टा कहने लगी कि मैं भी इस घर की बहू हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकती। रोहन का गुस्सा भड़क गया। उसकी इतनी हिम्मत! अलका ने और आग लगाई। मैं तो तुम्हारा घर बचाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। यह कहकर अलका वहां से चली गई। रोहन गुस्से में सीधा आरोही के पास गया। आरोही ने उसे देखा और प्यार से कहा, आप थक गए होंगे, मैं पानी लाती हूं। लेकिन रोहन ने गुस्से में कहा, मुझे पानी नहीं चाहिए। यह बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से बदतमीजी करने की? आरोही हैरान रह गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रोहन चिल्लाया, झूठ मत बोलो। और बिना सोचे समझे उसने आरोही को जोर से धक्का दे दिया। आरोही गिर पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। रोहन गुस्से में कहता है, जो भाभी कहती हैं वही होगा। मैंने तुम्हें सिर्फ मां के कहने पर इस घर की बहू बनाया है। आइंदा भाभी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर रोहन वहां से चला गया। आरोही टूट चुकी थी। वो रोकर कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब और नहीं सह सकती। आज मैं भाभी से पूछ कर रहूंगी। आरोही हिम्मत करके अलका के कमरे में जाती है। भाभी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहती, फिर आप मेरे पति को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो? अलका गुस्से में कहती है, जुबान संभाल कर बात करो, मैं किसी को नहीं भड़का रही। आरोही कहती है, यह सब आपकी वजह से हो रहा है, मैं मुखिया जी से शिकायत करूंगी। यह सुनते ही अलका का गुस्सा बढ़ गया। एक छोटी सी लड़की मुझे धमकी दे रही है। मैं आरोही को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती हूं, लेकिन आरोही उसका हाथ पकड़ लेती है। बस भाभी, बहुत हो गया, मुझे थप्पड़ सिर्फ मेरे पति मार सकते हैं, आपको कोई हक नहीं। तभी पीछे से रोहन आ रहा होता है। अलका की नजर उस पर पड़ जाती है और वो तुरंत एक चाल चलती है। मैं आरोही का हाथ पकड़कर अपने गाल पर मार लेती हूँ और जोर जोर से रोने लगती हूँ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आरोही शौक में रह जाती है। यह आप क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी रोहन वहां पहुंचता है। क्या हुआ भाभी? अलका रो कर कहती है, मैं उसे समझा रही थी और इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। रोहन का गुस्सा फट पड़ता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? आरोही रोते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रोहन उसकी एक नहीं सुनता। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं आरोही को जोर से पकड़कर कमरे में ले जाता हूं। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। 3 दिन तक तुम्हें ना खाना मिलेगा ना पानी। तब समझ आएगा भाभी के खिलाफ बोलने का अंजाम। आरोही रोती रहती है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन रोहन दरवाजा बंद करके चला जाता है। रात हो जाती है, घर में सब सो जाते हैं। तभी अलका चुपके से उठती है और धीरे से कहती है, अब सही वक्त है। वो एक जहर की पुड़िया निकालती है, पानी के ग्लास में मिलाती है और चुपके से आरोही के कमरे में रखकर मुस्कुराते हुए वापस चली जाती है। और यहीं से आरोही की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। सुबह होती है, आरोही कमरे में बंद होती है, प्यास से तड़प रही होती है। प्लीज कोई पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। लेकिन बाहर से रोहन की ठंडी आवाज आती है, कार्तिया, कोई पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, भाभी पर हाथ उठाया है ना, अब भुगतो। रोहन चला जाता है। आरोही कमजोर हो चुकी होती है। तभी उसकी नजर पास रखे पानी के ग्लास पर पड़ती है। यहां पानी, वो बिना सोचे समझे पानी पी लेती है। लेकिन जैसे ही वो पानी उसके गले से नीचे जाता है, अचानक उसका गला जलने लगता है। यह क्या हो रहा है? होके वो तड़पने लगती है और कुछ ही पलों में आरोही अपनी आखिरी सांस ले लेती है। शाम को जब रोहन कमरे में आता है, वो आरोही को जमीन पर पड़ा देखता है। यह क्या? अलका तुरंत ड्रामा करती है, लगता है इसने जहर खा लिया। बाकी सब लोग भी आते हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही देर में बात पूरे गांव में फैल जाती है। आरोही की माँ और भाई अमन वहां पहुंचते हैं। कमला रोते हुए कहती है, मेरी बेटी कभी जहर नहीं खा सकती, तुम लोगों ने कुछ किया है। लेकिन अलका और घर वाले झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अमन पैसों के लालच में आकर कहता है, माँ, दीदी बचपन से गुस्से वाली थी, उसने खुद ही जहर खाया होगा। कमला टूट जाती है। पंचायत भी गलत फैसला कर देती है और आरोही का अंतिम संस्कार वहीं तालाब के पास कर दिया जाता है। आरोही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो रिया से कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। अगली सुबह रिया सीधा अलका के पास जाती है। तुमने आरोही को मारा है, सच बोलो। अलका हंसकर मना कर देती है। तभी अचानक तेज रोशनी होती है और रिया के शरीर से आरोही की आत्मा बाहर आ जाती है। अलका और घर वाले डर जाते हैं। सच सामने आ जाता है। अलका टूटकर सब मान लेती है, हाँ, मैंने ही जहर दिया था। सबको राज दरबार ले जाया जाता है। वहां राजा सबकी बात सुनता है।
और सख्त सजा देता है। अलका और उसका पति उम्र भर की सजा। रोहन अपनी पत्नी पर जुल्म के लिए कैद, सांस चुप रहने के लिए सजा। आखिरकार आरोही की आत्मा को इंसाफ मिल जाता है। वो रिया से कहती है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो जाती है। रिया फिर आरोही की माँ कमला को सच बताती है। कमला के आंसू रुक जाते हैं, उसे सुकून मिलता है, और इस तरह एक बेकसूर लड़की को इंसाफ मिलता है और सूर्यगढ़ के लोग सीख लेते हैं, जुल्म करने वाला कभी बच नहीं सकता और सच एक दिन जरूर सामने आता है।